नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं हाजिर हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का अपना टॉपिक होगा राजस्थान में अफवाह तंत्र व झीलें, यानी राजस्थान में अफवाह तंत्र। तो मित्रों, आपसे अनुरोध, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा अपने मित्रों तक इस श्रृंखला को जरूर पहुंचाइए। तो मित्रों, बात करें आज के पहले प्रश्न की। पृथ्वी पर कुल जल राशि कितनी है? पृथ्वी पर कुल जल राशि कितनी है? तो आपका सही उत्तर होगा 70.80%। और मित्रों, बात करें कि पृथ्वी पर कुल स्थल भाग कितना है? तो आपका सही उत्तर होगा 29.20%। अगला प्रश्न है, विश्व की कुल जल राशि का महासागरीय जल कितना है? विश्व की कुल जल राशि का महासागरीय जल कितना है? तो आपका सही उत्तर होगा 97.3 या 30%। अगला प्रश्न है, विश्व की कुल जल राशि का मानव उपयोगी भाग कितना है? तो आपका सही उत्तर होगा 2.70%। यानी विश्व की कुल जल राशि का मानव उपयोगी भाग 2.70% है। अगला प्रश्न है, राजस्थान भूमिगत जल बोर्ड की स्थापना कब की गई? यानी केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान भूमिगत जल बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो आपका सही उत्तर होगा 1950 को। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने राजस्थान भूमिगत जल बोर्ड राज्य को कब सौंपा? यानी केंद्र सरकार ने जो राजस्थान भूमिगत जल बोर्ड की स्थापना केंद्र में की थी, उसे राज्य सरकार को कब सौंपा? तो आपका सही उत्तर होगा 1955 को। अगला प्रश्न है, भूजल बोर्ड विभाग का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? भूजल बोर्ड विभाग का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर होगा जोधपुर में। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की। राजस्थान को अफवाह की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? राजस्थान को अफवाह तंत्र की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो आपका सही उत्तर होगा 3 भागों में। और मित्रों, याद रखिए कि वो 3 भाग कौन कौन से हैं। एक तो अरब सागरीय अफवाह प्रणाली या अरब सागरीय अफवाह भाग, दूसरा बंगाल की खाड़ी अफवाह भाग, तीसरा है आंतरिक अफवाह प्रणाली। और मित्रों, याद रखिए कि इन तीनों भागों में से सबसे बड़ा भाग आंतरिक अफवाह प्रणाली का है, जो 60% है। बंगाल की खाड़ी अफवाह प्रणाली का भाग 24% और अरब सागरीय प्रणाली का भाग 16% है। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की। राजस्थान में सर्वाधिक अफवाह प्रणाली कौन सी है? राजस्थान में सर्वाधिक अफवाह प्रणाली कौन सी है? तो आपका सही उत्तर होगा आंतरिक अफवाह प्रणाली, और ये 60% है। और आंतरिक अफवाह प्रणाली किसे कहते हैं? कि वे नदियाँ जिनका जल न तो किसी सागर में और न किसी नदी में मिलता है, यानी वो जहाँ से निकलती है वहाँ से कुछ दूरी पर चलने के बाद ही विलुप्त हो जाती है, वह आंतरिक अफवाह प्रणाली में माना जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य की वह नदियाँ जो 6 जिलों में प्रवाहित होती है। यानी राजस्थान की वह नदियाँ जो 6 जिलों में प्रवाहित होती है। तो आपका सही उत्तर होगा चंबल, लूनी, बनास। अगला प्रश्न है, राज्य का सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? राजस्थान का सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? तो आपका सही उत्तर होगा कोटा संभाग। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सर्वाधिक नदियों वाला जिला कौन सा है? राजस्थान का सर्वाधिक नदियों वाला जिला कौन सा है? यानी वह जिला जहाँ जिससे सर्वाधिक नदियाँ होकर के गुजरती है। तो आपका सही उत्तर होगा चित्तौड़गढ़। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की। राजस्थान की पहली जल नीति की शुरुआत कब की गई? यानी राज्य जल नीति की शुरुआत कब की गई? तो आपका सही उत्तर होगा 1999। आज का अगला प्रश्न है, राजस्थान की नई भूजल नीति की शुरुआत कब की गई? राजस्थान की नई भूजल नीति की शुरुआत कब की गई? तो आपका सही उत्तर होगा 18 फरवरी 2010 को। अगला प्रश्न है, भूजल स्तर का निश्चित मापदंडों से नीचे उतरना कहलाता है। कि भूजल स्तर का यानी जमीन में पानी के स्तर का सामान्य मानदंडों से बहुत नीचे उतर जाना क्या कहलाता है? तो आपका सही उत्तर होगा डार्क जोन। मित्रों, याद रखिए कि अगर जो निश्चित मानदंड है और जल स्तर उससे बहुत ही नीचे उतर जाए तो उस क्षेत्र को डार्क जोन घोषित कर दिया जाता है।
मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की, राजस्थान में कुल जल जोन कितने हैं? राजस्थान में कुल जल जोन कितने हैं? तो आपका सही उत्तर होगा 237। और मित्रों याद रखिए कि बात की जाए कि राजस्थान में कुल डार्क जोन कितने हैं, यानी अगर जल जोन पूछे तो 237, और लेकिन बात की जाए कि डार्क जोन कितने हैं तो आपका सही उत्तर होगा 140। अगला प्रश्न है, राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका सही उत्तर होगा घग्गर नदी। और मित्रों याद रखिए कि घग्गर नदी की लंबाई कितनी है? तो आपका सही उत्तर होगा 465 किलोमीटर। और मित्रों जो आंतरिक प्रवाह की नदियां होती है उन्हें रुंडित नदियां भी कहते हैं, यानी आंतरिक प्रवाह की जो नदियां होती हैं उन्हें रुंडित नदियां भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, घग्गर नदी की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? घग्गर नदी की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? तो आपका सही उत्तर होगा 165 किलोमीटर। अगर कुल लंबाई की बात की जाए तो 465 किलोमीटर, और राजस्थान में ही कुल लंबाई पूछी जाए, यानी घग्गर नदी की राजस्थान में ही कुल लंबाई की बात की जाए तो आपका सही उत्तर होगा 156 किलोमीटर। बात करें आज के अगले प्रश्न की, घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो आपका सही उत्तर होगा शिवालिक की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश से, यानी कालका माता के मंदिर के पास से शिवालिक की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश से घग्गर नदी का उद्गम होता है। और मित्रों याद रखिए कि घग्गर नदी को नट नदी, सोतर नदी, मृत नदी, राजस्थान का शोक, चितांग नदी और प्राचीन काल में इसे ही दृषद्वती या सरस्वती के नाम से भी जाना जाता था। बात करें आज के अगले प्रश्न की, घग्गर नदी राजस्थान के किन किन जिलों में बहती है? कि घग्गर नदी राजस्थान के किन किन जिलों में बहती है? तो आपका सही उत्तर होगा हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में घग्गर नदी का प्रवेश कहाँ से होता है? राजस्थान में घग्गर नदी का प्रवेश कहाँ से होता है? तो आपका सही उत्तर होगा टिब्बी हनुमानगढ़ से, यानी हनुमानगढ़ में एक जगह जिसका नाम है टिब्बी, उस स्थान पर घग्गर नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। बात करें आज के अगले प्रश्न की, घग्गर नदी हनुमानगढ़ में किस झील का निर्माण करती है? घग्गर नदी हनुमानगढ़ जिले में किस झील का निर्माण करती है? तो आपका सही उत्तर होगा तलवाड़ा झील का, यानी घग्गर नदी हनुमानगढ़ जिले में तलवाड़ा झील का निर्माण करती है। और मित्रों याद रखिए कि कालीबंगा व पीलीबंगा सभ्यताएं भी घग्गर नदी के किनारे ही विकसित हुई है, और ये घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पाकिस्तान तक ये इसका बहाव क्षेत्र है। और मित्रों याद रखिए कि राजस्थान व पाकिस्तान में घग्गर नदी के प्रवाह को क्रम से नाली, पाट या हकरा कहा जाता है। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की, अंतः प्रवाही नदी साबिक का उद्गम होता है। अंतः प्रवाही नदी साबिक का उद्गम कहाँ से होता है? तो आपका सही उत्तर होगा सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से। अगला प्रश्न है, निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ किस नदी के किनारे स्थित है? निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका सही उत्तर होगा रूपनगढ़ नदी। और मित्रों बात की जाए रूपनगढ़ नदी कहाँ से निकलती है, यानी अगला प्रश्न अपना रूपनगढ़ नदी कहाँ से निकलती है? तो आपका सही उत्तर होगा सलेमाबाद किशनगढ़ से, यानी सलेमाबाद किशनगढ़ से रूपनगढ़ नदी निकलती है। और मित्रों याद रखिए कि रूपनगढ़ सलेमाबाद से निकलकर सांबर झील में विलुप्त हो जाती है। अगला प्रश्न, किस नदी को लसवारी या वराह नदी भी कहते हैं? किस नदी को लसवारी या वराह नदी भी कहते हैं? तो आपका सही उत्तर होगा रूपारेल नदी। अगला प्रश्न, रूपारेल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, या रूपारेल नदी कहाँ से निकलती है? तो आपका सही उत्तर होगा उदयनाथ की पहाड़ी थानागाजी, यानी रूपारेल नदी उदयनाथ की पहाड़ी थानागाजी से निकलती है। अगला प्रश्न, किस नदी के बेसिन को तोरावाटी कहते हैं? किस नदी के क्षेत्र को या बेसिन को तोरावाटी कहते हैं? तो आपका सही उत्तर होगा कांतली नदी को। और मित्रों याद रखिए कि कांतली नदी की जो लंबाई है वो 100 किलोमीटर है। अगला प्रश्न,
भरतपुर में सीकरी बांध किस नदी के किनारे है? भरतपुर में सीकरी बांध किस नदी के किनारे है? तो आपका सही उत्तर होगा रूपारेल नदी के, यानी सीकरी बांध रूपारेल नदी पर बना हुआ है। और मित्रों बात करें कि जो गणेश्वर सभ्यता है वह किस नदी के किनारे विकसित हुई, यानी गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो आपका सही उत्तर होगा कांतली नदी क्यों, और इसे है ना मौसमी नदी भी कहा जाता है, यानी कांतली नदी को मौसमी नदी भी कहा जाता है। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की, जैसलमेर की प्रमुख नदी कांकनी या कांकनेई किस नदी का उपनाम है? जैसलमेर की प्रमुख नदी कांकनी या कांकनेई का उपनाम क्या है? तो आपका सही उत्तर होगा मसूरदी। और मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की, राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है? राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो आपका सही उत्तर होगा मसूरदी नदी, यानी कांकनी नदी। अगला प्रश्न, मसूरदी नदी किस झील का निर्माण करती है? मसूरदी नदी किस झील का निर्माण करती है? तो आपका सही उत्तर होगा भुज झील का। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल लूणवा किस नदी के किनारे स्थित है? प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल लूणवा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका सही उत्तर होगा मेंथा नदी के किनारे। अगला प्रश्न, राजस्थान के अपवाह क्षेत्र में सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र वाली नदी कौन सी है? राजस्थान के अपवाह क्षेत्र में सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र वाली नदी कौन सी है? तो आपका सही उत्तर होगा चंबल नदी। और मित्रों याद रखिए कि चंबल नदी को राजस्थान की कामधेनु, नित्य वाहिनी, चरमणवती आदि नामों से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो आपका सही उत्तर होगा 1051 किलोमीटर। और बात की जाए कि राजस्थान चंबल नदी की पुरानी लंबाई कितनी है? तो आपका सही उत्तर होगा 966 किलोमीटर, यानी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार चंबल की कुल लंबाई 1051 किलोमीटर है। और पूरा बात करें कि पुरानी लंबाई कितनी है, तो वो 966 किलोमीटर। तो मित्रों ये दोनों लंबाई आपको याद रखनी है। परीक्षा में अगर मान लो 966 न देकर के 1051 दे दिया जाए तो आपको इसी को फिर चुनना होगा। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार चंबल की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? नवीनतम आंकड़ों के अनुसार चंबल की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? तो आपका सही उत्तर होगा 322 किलोमीटर। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की, चंबल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? यानी चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो आपका सही उत्तर होगा जानापाव पहाड़ी महू मध्य प्रदेश से। बात करें आज के अगले प्रश्न की, राजस्थान में चंबल नदी का प्रवेश किस स्थान से होता है? राजस्थान में चंबल नदी का प्रवेश किस स्थान से होता है? तो आपका सही उत्तर होगा चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से, यानी चंबल नदी का प्रवेश राजस्थान में चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से होता है। और मित्रों याद रखिए कि अगर बात की जाए कि चंबल नदी पर कितने बांध बने हुए हैं, तो आपका सही उत्तर होगा 4। अगला प्रश्न है, चंबल पर बने हुए बांधों का क्रम है, यानी चंबल नदी पर जो 4 बांध बने हुए हैं तो उनका क्रम भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो पहला गांधी सागर, दूसरा राणा प्रताप सागर, तीसरा कोटा जवाहर सागर और चौथा बांध होगा कोटा बैराज। और मित्रों याद रखिए कि गांधी सागर जो बांध है वो मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप सागर है वो चित्तौड़गढ़ में, जवाहर सागर और कोटा बैराज ये कोटा जिले में बने हुए हैं। बात करें आज के अगले प्रश्न की, चंबल नदी पर बना बांध जो राजस्थान में नहीं है, यानी चंबल नदी पर बना बांध जो राजस्थान में नहीं है, तो आपका सही उत्तर होगा गांधी सागर मंदसौर जिले में, यानी गांधी सागर बांध ये राजस्थान में न होकर के ये मंदसौर जिला मध्य प्रदेश में है। बात करें आज के अगले प्रश्न की, चंबल पर बना जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध कौन सा है? चंबल नदी पर बना बांध जो जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा है, तो आपका सही उत्तर होगा राणा प्रताप सागर।
बात करें आज के अगले प्रश्न की, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो आपका सही उत्तर होगा चूलिया, यानी चूलिया जलप्रपात। और ये किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर। मित्रों याद रखिए कि चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चंबल नदी पर। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और ये कहाँ पर है? तो आपका सही उत्तर होगा भैंसरोडगढ़ में। यानी चूलिया जलप्रपात कहाँ पर है? तो आपका सही उत्तर होगा भैंसरोडगढ़ में। और मित्रों याद रखिए कि इसकी ऊंचाई कितनी है, यानी चूलिया जलप्रपात कितना ऊंचा है? तो आपका सही उत्तर होगा 18 मीटर ऊंचा है। बात करें आज के अगले प्रश्न की, सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन व बीहड़ का निर्माण कौन सी नदी करती है? सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन व बीहड़ का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो आपका सही उत्तर होगा चंबल नदी। और मित्रों याद रखिए कि चंबल नदी राजस्थान में सबसे गहरे गार्ज में कहाँ गिरती है, कहाँ बहती है? तो आपका सही उत्तर होगा केशोराय पाटन बूंदी में। अगला प्रश्न, राज्य की सबसे लंबी व सर्वाधिक सतही जल वाली नदी कौन सी है? राज्य की सबसे लंबी व सर्वाधिक सतही जल वाली नदी कौन सी है? तो आपका सही उत्तर होगा चंबल नदी। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की, भैंसरोडगढ़ दुर्ग किन नदियों के किनारे स्थित है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग किन नदियों के किनारे स्थित है? तो आपका सही उत्तर होगा चंबल व बामनी नदी के किनारे। और मित्रों याद रखिए कि इस दुर्ग का निर्माण, यानी भैंसरोडगढ़ दुर्ग का निर्माण भैंसाशाह व रोड़ा नामक चारण व्यापारियों द्वारा करवाया गया था। यानी भैंसरोडगढ़ दुर्ग का निर्माण भैंसाशाह व रोड़ा चारण नामक व्यापारियों द्वारा करवाया गया था। और मित्रों अगर बात की जाए कि विश्व की एकमात्र नदी जिसके 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बने हुए हैं, यानी विश्व की एकमात्र नदी जिसके 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बने हुए हैं, तो आपका सही उत्तर होगा चंबल नदी। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की, भीमलत जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? भीमलत जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आपका सही उत्तर होगा मांगली नदी पर। ये मांगली यानी भीमलत अगर स्थान पूछा जाए या जिला पूछा जाए तो आपका सही उत्तर होगा बूंदी जिले में। यानी भीमलत जलप्रपात मांगली नदी पर बूंदी जिले में बना हुआ है। बात करें आज के अगले प्रश्न की, काली सिंध नदी का उद्गम होता है। काली सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो आपका सही उत्तर होगा बागली देवास। यानी काली सिंध नदी का उद्गम बागली देवास मध्य प्रदेश से होता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में काली सिंध का प्रवेश किस स्थान से होता है? राजस्थान में काली सिंध नदी का प्रवेश किस स्थान से होता है? तो आपका सही उत्तर होगा बींदा गांव रायपुर से। अगला प्रश्न, काली सिंध का चंबल नदी में विलय कहाँ होता है? काली सिंध का चंबल नदी में विलय कहाँ होता है? तो आपका सही उत्तर होगा नानेरा गांव कोटा जिले में। यानी नानेरा गांव कोटा जिले में काली सिंध नदी चंबल नदी में मिल जाती है। बात करें आज के अगले प्रश्न की, काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर कौन सा दुर्ग बना है? काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर कौन सा दुर्ग बना है? तो आपका सही उत्तर होगा गागरोन दुर्ग। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की, आहू नदी का उद्गम स्थल है, यानी आहू नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो आपका सही उत्तर होगा सुसनेर मध्य प्रदेश से। अगला प्रश्न, राजस्थान में आहू नदी का प्रवेश किस स्थान से होता है? राजस्थान में आहू नदी का प्रवेश किस स्थान से होता है? तो आपका सही उत्तर होगा नंदपुर झालावाड़। अगला प्रश्न, परवन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? परवन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो आपका सही उत्तर होगा मालवा का पठार मध्य प्रदेश से। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की, परवन नदी का राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है? परवन नदी का प्रवेश राजस्थान में कहाँ से होता है? तो आपका सही उत्तर होगा मनोहर थाना झालावाड़ से। यानी मनोहर थाना झालावाड़ से परवन नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। मित्रों बात करें अगले प्रश्न की, शेरगढ़ अभ्यारण्य जिसे सांपों की शरण स्थली भी कहा जाता है, शेरगढ़ अभ्यारण्य किस नदी के किनारे स्थित है? शेरगढ़ अभ्यारण्य किस नदी के किनारे स्थित है?
तो आपका सही उत्तर होगा परवन नदी के किनारे। और मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की, पर पार्वती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? पार्वती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो आपका सही उत्तर होगा सीहोर, यानी पार्वती नदी का उद्गम स्थल सीहोर मध्य प्रदेश है। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की, पार्वती नदी का राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है? पार्वती नदी का राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है? तो आपका सही उत्तर होगा करियाहट बारा से, यानी करियाहट बारा जिले में पार्वती नदी का प्रवेश राजस्थान में होता है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, बाकी दूसरे भाग में फिर मिलेंगे राजस्थान में अफवाह तंत्र व झीलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक आप अपने अध्ययन में लगे रहिए, और अगर इस श्रृंखला में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।